गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए बेटा जल्दी बताइए, लास्ट में हमने बकमिस्टर फुलरिन पढ़ा था ना? लास्ट में हमने बकमिस्टर फुलरिन पढ़ा था, उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेहा, किरण, कुमार, विजय, भारती, कृष्णा, सभी को गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। चलिए। हेडिंग डालिए, एलोट्रॉप्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के अप्रूप। फास्फोरस के अप्रूप। तो फास्फोरस जो होता है बेटा नेचर में ये तीन फॉर्म में मिलता है। एक होता है रेड फास्फोरस, लाल फास्फोरस। इसका एक ही मेजर यूज होता है। इसका यूज कहाँ पर करते हैं हम? मैच स्टिक के ऊपर। कहाँ पर यूज करते हैं? मैच स्टिक के ऊपर, माचिस की तिल्ली पर। एक ही क्वेश्चन इससे बनता है, यही आपसे पूछा जाता है। अब ध्यान से सुनना, आप लोग बार बार पूछोगे। एक होता है ब्लैक फोस्फोरस। बेटा ब्लैक फोस्फोरस का भी कोई यूज स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसके कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसके बारे में हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ नाम नाम ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनता इसका, क्योंकि इसका यूज स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इसका कोई यूज नहीं लिखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका व्हाइट फास्फोरस, इससे मेजर क्वेश्चन बनते हैं। देखो व्हाइट फोस्फोरस, अब जो व्हाइट फोस्फोरस होता है इसका फॉर्मूला होता है P4। इसका फॉर्मूला होता है P4। अब मेरे बात ध्यान से सुनना, फिर कहोगे सर आप बताते नहीं हो, लिखवाते हो। ठीक है ना, मैं लिखवाता भी हूँ और बताता भी हूँ। ठीक है, देखिए ये फोस्फोरस की जो तीनों फॉर्म्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है आपका व्हाइट फोस्फोरस। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा? व्हाइट फोस्फोरस। दूसरा सुनिए, जब भी कोई बॉडी जिस मिनिमम टेम्परेचर पर जलना शुरू करती है, जब भी कोई बॉडी जिस मिनिमम टेम्परेचर पर जलना शुरू करती है, उस मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? इग्निशन टेम्परेचर, ज्वलन ताप। तो ये जो आपका व्हाइट फास्फोरस होता है, ये रूम टेम्परेचर पर ही जलना शुरू कर देता है। तो कोई चीज अगर आपने अभी आपके सामने अपने आप जलना शुरू कर दे, ठीक है, तो इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पर जल रही है। तो इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ? कम हुआ, क्योंकि हमें गर्म करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उसको जलाने के लिए, हमें आग की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आपका व्हाइट फास्फोरस जो होता है बेटा, इसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसका ज्वलन ताप कम होता है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पर ना चले, तो इसलिए हम क्या कर देते हैं? इसको पानी में रख देते हैं। तो पानी में रख देने के बाद ये क्या होगा? रूम टेम्परेचर पर नहीं जलेगा। इसकी एक खास बात और होती है कि ये अंधेरे में चमकता है। क्या करता है? ये अंधेरे में चमकता है। ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा, जुगनू देखा है? जुगनू, फायर फ्लाई जिसको बोलते हैं, पट बीजना। ठीक है ना, रिपीट बेटा, ऐसे तो रिपीट नहीं होता। पूजा जी आप टाइम पर आइए। ठीक है ना, वीडियो आपके पास रहेगी, देखो आप लोग समझदार बच्चे हो, आप मुझसे कुछ कहलवाओ मत। आप लोग समझदार हो, आपको एग्जाम निकालना है, तो इतने सेंस ऑफ ह्यूमर आपके अंदर होना चाहिए कि अगर हमारा कुछ छूट गया है तो हम वीडियो को दोबारा देखकर उसको कवर कर लेंगे। क्योंकि अगर ऐसे एक एक बच्चे को मैं बताने लगा तो हम हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं बैच में, तो इस तरीके से तो कुछ आगे टॉपिक आगे बढ़ नहीं पाएगा। अभी आपने बोला, ठीक है, अब थोड़ी देर में कोई और आकर बोलेगा, फिर कोई और बोलेगा, बट इस तरीके से मैं टॉपिक से बढ़ ही नहीं पाऊंगा कभी। तो इतना तो आप समझदार हो, तो ऐसी हरकतें ना करें, सभी के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जो आपका जुगनू होता है, जुगनू के अंदर क्या होता है? आपका व्हाइट फोस्फोरस होता है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं? चूहों को मारने का जो जहर होता है, रेट पॉइजन जिसको बोलते हैं, उसको बनाने में व्हाइट फास्फोरस का यूज करते हैं। और ये आग जल्दी पकड़ता है, इसलिए इसका यूज हम एक्सप्लोसिव में करते हैं, विस्फोटक में करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये लिखते हैं, लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट। यह है फास्फोरस का, यह है फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है।
यह फास्फोरस का सबसे अधिक क्रियाशील रूप है। देखो, इसका ज्वलन ताप कम होता है, 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 इसका ज्वलन ताप कम होता है। नेक्स्ट लिखोगे, यह अंधेरे में चमकता है, यह अंधेरे में चमकता है, यह अंधेरे में चमकता है। एग्जाम्पल, फायरफ्लाई, जुगनू। इसका यूज करते हैं हम, एक तो हो गया आपका एक्सप्लोसिव्स में, विस्फोटक में, दूसरा इसका यूज करते हैं हम रेड पॉइजन बनाने में। ये होता है, आपसे पूछा भी जाता है रेड पॉइजन क्या होता है, जिंक फोस्फाइड होता है। Zn3P2। ठीक है, तो ये कहानी थी नॉन मेटल की, नोट करके डन लिखिए। साउंड में प्रॉब्लम है बेटा आपकी तरफ से, मेरी तरफ से होती सभी को आती। ठीक है बच्चों, चलिए अब नोट करके पॉइंट लिखिए। जैसे डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस था, अगर डायमंड से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, डायमंड से अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। लेकिन अगर आप उससे हीट पास करते हो, अगर आप उससे हीट पास करते हो तो हीट पास कर देता है। तो उसी तरीके से एक सब्सटेंस होता है माइका, ससुराल वाला नहीं, कौन सा, माइका। तो माइका भी क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का तो वो बैड कंडक्टर होता है लेकिन हीट का गुड कंडक्टर होता है। जैसे आपने प्रेस देखी होगी ना, प्रेस का जो बेस होता है वो किसका बना होता है, माइका का बना होता है। तो आप उसे टच करोगे, गर्म लगेगा, करंट नहीं मारेगा, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा, हीट को कंडक्ट कर रहा है। तो लिखोगे, अब्रक वह पदार्थ है, अब्रक वह पदार्थ है, अब्रक वह पदार्थ है, अब्रक वह पदार्थ है जो विद्युत का कुचालक है, जो विद्युत का कुचालक है, परंतु ऊष्मा का सुचालक है। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, हाँ जी। दूसरा देखिए, बेटा हिंदी में लिखवा तो रहे हैं आपको, डेली आपकी यही शिकायत होती है, हिंदी में लिखवा तो रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे। हम्म एक होते हैं बेटा फायर फाइटिंग क्लोथ्स, अग्निरोधी वस्त्र, मतलब जिन वो कपड़े जो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, फायर फाइटिंग क्लोथ्स, अग्निरोधी वस्त्र। तो ये किसके बने होते हैं, एस्बेस्टोज के बने होते हैं। हिंदी में एस्बेस्टोज को एस्बेस्टोज ही बोलते हैं। इसके अंदर जो मेटल होता है वो होता है मैग्नीशियम। मेटल कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। जो नेल पेंट रिमूवर होते हैं, थिनर जिसको बोलते हैं,
तो नेल पेंट रिमूवर के अंदर किसका यूज होता है? नेल पेंट रिमूवर के अंदर किसका यूज होता है? नेल पेंट रिमूवर के अंदर यूज होता है एसीटोन का। ठीक है। फोर्थ, एक होते हैं आपके ये पेन रिलीवर, दर्द से छुटकारा, दर्द से छुटकारा, है ना। झंडू बाम वगैरह जो होती है, मूव वगैरह जो होती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो सब्सटेंस यूज होता है वो होता है एस्प्रिन, और एस्प्रिन का केमिकल नेम होता है एसिटाइल सैलिसिलेट। देखो बेटा, जिस बच्चे को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है ना, बिल्कुल बेसिक से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के लिए बता रहा हूँ। मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट की है, फ्री पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, और इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखवा रहा हूँ। ठीक है ना, तीनों सब्जेक्ट हो रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। देखा भी हुआ कुछ बच्चों ने, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है ना, बेसिक से और एडवांस तक, मतलब डीप तक, जितना आपके सिलेबस में जा सकता है। ठीक है ना, ताकि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है ना। आपको टाइम मिले तो देख लेना क्लासेस, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। नहीं कुमार बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बिल्कुल बेसिक से। अभी मैंने साउंड वगैरह पढ़ाया है, उसमें साउंड चल रहा है, वेव स्टार्ट किया है, ठीक है ना, बायोलॉजी भी चल रही है। उसके बाद केमिस्ट्री देखेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट? पोस्टर पे लिखा होगा DSSB TGT नेचुरल साइंस, लेकिन वो 10th क्लास तक की साइंस आती है, उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है आपको, जीरो लेवल से। जिसको कुछ नहीं आता, जिसको साइंस में ज्यादा दिक्कत है, ठीक है ना। अच्छा, आप लेते हो श्यान, ओके बेटा। हाँ, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको मजा आ जाएगा। इसमें मेरा यूट्यूब चैनल है बेटा, ये मयंक, आप लोगों को पता ही नहीं, मूर्खो, ये काम की चीज है। ठीक है ना। ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा, आपके नहीं तो आपके बच्चों के काम आएगा। ठीक है ना। फ्री कोर्स पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12th का भी, जो आपको कोई रिलेटिव हो क्लास 12th की केमिस्ट्री पढ़नी हो, वो भी फ्री करा रहा हूँ। आतिशबाजी बनाने में क्या। ठीक है। चलिए, आगे बढ़े। बेटा, नेल पेंट रिमूव के, नेल पेंट जो होता है उसको हटाने के लिए यूज करते हैं एसीटोन का। ठीक है ना। हाँ बेटा, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ। उसका टाइम रहता है बेटा, अल्टरनेट डेज पे रहता है मेरा, शाम को 8 से 9 बजे का रहता है, सुबह बायोलॉजी का रहता है, अल्टरनेट डेज पे 8:30 से 10, ये 9 से 10:30 ऐसा होता है। ठीक है ना। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा यूट्यूब पर, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। ठीक है। और बेल आइकन प्रेस कर लो, उसकी अनाउंसमेंट कर रखी है, उसमें आप देख सकते हो कि क्या क्या क्लास की टाइमिंग रहेगी, सब बता रखा है, एक बार देखना रहो। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं, हेडिंग डालिए आयरन। हम फिजिक्स पढ़ाते हैं, जबरदस्त पढ़ाते हैं, जैसे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वैसे ही, देख लेना, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कराएंगे, टॉपिक पूरा होगा तो उसके क्वेश्चन, जैसे एक चैप्टर पूरा होगा साथ के साथ उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। ठीक है। सर आप जो भी पढ़ाते हो फाड़ देते हो, हाँ। नहीं बेटा, लेगनव ये कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स हैं। ठीक है। देखिए आयरन, अब अगर हम आयरन की ओर की बात करें, आयरन के अयस्क की बात करें, तो आयरन के 4 ओर होते हैं। एक होता है हेमेटाइट, दूसरा होता है मैग्नेटाइट, तीसरा होता है लिमोनाइट, और चौथा होता है सीडेराइट। ठीक है। अगर हम इनके फॉर्मूले की बात करें, साउंड में सच में मेरी तरफ से साउंड में प्रॉब्लम है। हाँ जी बच्चों, साउंड में कोई इशू आ रहा है क्या? बताइए एक बार, अगर साउंड में इशू आ रहा है तो। या साउंड के टॉपिक में इशू है? निधि जी, यही बोल रहे हो, साउंड के टॉपिक में इशू है। हेमेटाइट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो वो चल रहा है अभी उसको तो कर लेना, वो मजा आ जाएगा आपको। Fe3O4
लिमोनाइट का जो फॉर्मूला होता है ना, पॉलीमरिक फॉर्मूला होता है, और पॉलीमरिक फ्लेम फ्लेम सॉरी, पॉलीमरिक जो फॉर्मूले होते हैं वो आपके सिलेबस में नहीं आते, इसलिए इसका फॉर्मूला नहीं लिख रही। सिडेराइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ Fe2O3, आपको कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए, देखो मेथड बता रहा हूँ, कोई भी फॉर्मूला दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल Fe2O3 है, इसके अंदर आयरन और ऑक्सीजन है, आपको इनका परसेंटेज निकालना हो तो कैसे निकालोगे? बताना, आयरन का परसेंटेज कितना होगा इसमें? साइंस में चलाता हुआ इस महीने नेक्स्ट मंथ। बताइए। देखो बेटा, यहाँ पर हम केमिस्ट्री में जब भी परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है ना, महेंद्र जी क्या पूछ रहे हैं? जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं बेटा, हाँ 40, तो आपने पता जो बच्चों ने 40 निकाला वो कैसे निकाला? आपने बोला सर आयरन के 2 एटम है, टोटल एटम 2 + 3 5 गुना 100, आंसर आ जाएगा 40, है ना। लेकिन बेटा ये केमिस्ट्री है, यहाँ पर जो हम परसेंटेज की बात करेंगे वो मास परसेंटेज होता है। क्या होता है? मास परसेंटेज होता है। ठीक है ना। तो मास ऑफ 1 Fe एटम, आयरन के एक एटम का मास होता है 56। ठीक है। और इसमें कितने हैं? 2 हैं। Fe2O3 की बात चल रही है, Fe2O3 के बारे में कर रहे हैं सब। टोटल मास ऑफ आयरन, तो आयरन का टोटल मास कितना हो जाएगा? एक का 56 है तो दो का कितना हो जाएगा? 112। ठीक है। मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना होता है बेटा? 16 होता है। टोटल मास कितना हो जाएगा ऑक्सीजन का? कितने ऑक्सीजन है इसमें? 3 है, तो गुना कर देंगे 3 से, 48। अब इस पूरे कंपाउंड का टोटल मास बात करें, ये जो कंपाउंड है इसका टोटल मास कितना होगा? 112 + 148, 160। तो परसेंटेज कैसे निकालते हो? ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालोगे? देखिए, परसेंटेज ऑफ आयरन आपको निकालना है, तो जिसका परसेंटेज निकालना हो क्या करो, उसका मास, कितना मास है आयरन का? 112, और पूरे कंपाउंड का मास 160 गुना 100, इसको सोल्व करोगे, ये आएगा 69.9%। तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लिख लेंगे 70%। ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 70% आयरन। इसी तरीके से आप यहाँ पर निकालोगे, ये आ जाएगा 72% आयरन। बचा हुआ परसेंटेज किसका होगा? अगर 70% आयरन है तो बचा हुआ क्या होगा? आपका ऑक्सीजन होगा। ठीक है, नोट करके डन लिखिए जल्दी से। बेटा में जरूरत नहीं, वो मैं करवा रहा हूँ आपको सारा। वाह। चलिए आगे देखिए, टाइप्स ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार। टाइप्स ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार। टाइप्स ऑफ आयरन, लोहे के प्रकार। सॉफ्ट आयरन, सॉरी, पिग आयरन, कच्चा लोहा, पिग आयरन, कच्चा लोहा। दूसरा है कास्ट आयरन, ढलवा लोहा।
और तीसरा है रोट आयरन, पिटवा लोहा। ठीक है बेटा, कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए 9th 10th की जो आप एनसीईआरटी करोगे ना, उसमें सारा डेटा कलेक्ट नहीं हो पाता। ठीक है ना, आपको नहीं पता क्या क्या पढ़ना होता है। ठीक है, वो कर लो तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी और ज्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम सब कुछ कवर कर ले, आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको 9th 10th की खुद से एनसीईआरटी पढ़नी है, आप पढ़ सकते हो, टाइम बचाकर यहाँ से पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हो, यूट्यूब से पढ़ना है यूट्यूब से पढ़ सकते हो, आपको सारी चीजें मैंने बता दी। ठीक है, 3 महीने लगेंगे सियान बेटा उसमें, 3 4 महीने तो लगेंगे। देखिए, पिग आयरन वो होता है बेटा जिसके अंदर कार्बन का जो परसेंटेज होता है, ये होता है 2 3 से 5%। ठीक है, कास्ट आयरन वो होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 2 से 3%। और पिटवा लोहा वो होता है जिसमें कार्बन का परसेंटेज होता है 0.10 से 0.25%। ठीक है, बताइए। एसएससी में बेटा साइंस के 6 7 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, दो दो मान के चलो, 2 फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायो के, कई बार ऐसा होता है 3 केमिस्ट्री के आ जाते हैं, कई बार ऐसे 3 बायो के आ जाते हैं, 3 फिजिक्स के आ जाते हैं, मतलब 7 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। चलिए बताइए, इनमें से सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होगा बेटा? शुद्ध लोहा कौन सा होगा जिसमें आयरन का परसेंटेज ज्यादा हो और कार्बन का परसेंटेज कम हो? तो सबसे कम कार्बन का परसेंटेज किस में है बेटा? रोट आयरन में। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर जो बचा हुआ परसेंटेज है वो किसका है? आयरन का परसेंटेज है। तो सबसे ज्यादा आयरन किस में आ रहा है? रोट आयरन में आ रहा है। किस में आ रहा है? रोट आयरन में। तो रोट आयरन जो है ये क्या आपकी प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की। तो लिखोगे पिटवा लोहा, पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। 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 ठीक है, अब देखिए, एडी डालिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन लोहे पर जंग लगना। तो क्या कंडीशन है बेटा रस्टिंग की? रस्टिंग किस कंडीशन में होती है? देखिए, तो रस्टिंग की कंडीशन होती है मॉइस्चर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मॉइस्चर होना चाहिए, नमी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, शाहजहां बता तो दिया, कितनी बार बताएं? आ जाएगा इस महीने, अगले महीने आ जाएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा तो शायद। अब मॉइस्चर जो होता है, मॉइस्चर मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? एयर प्लस वाटर। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है? एयर प्लस वाटर। और एयर में कौन सी गैस की वजह से रस्टिंग होती है? ऑक्सीजन की वजह से। तो तीनों का मतलब सेम है बेटा। आप मॉइस्चर बोलिए, चाहे एयर प्लस वाटर बोलिए, चाहे ऑक्सीजन प्लस वाटर बोलिए, तीनों का मतलब सेम है। ये बेटा फेरिक ऑक्साइड है, Fe2O3 जो होता है वो फेरिक होता है। फेरस तो FeO होता है। ठीक है, अब रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जंग का सूत्र। क्या फॉर्मूला होता है रस्ट का? रस्ट का फॉर्मूला होता है बेटा Fe2O3 डॉट XH2O। क्या फॉर्मूला होता है?
Fe2O3.XH2O। अब एक बात बताइए, जब रस्टिंग होती है तो वेट बढ़ता है या घटता है? जब रस्टिंग होती है तो वेट बढ़ता है या घटता है? देखो बेटा, आयरन था, आयरन होता हमारा Fe। रस्ट लगने के बाद ये आयरन इस फॉर्म में बदल गया। देखो मैं समझा देता हूँ पूरा प्रोसेस, फिर सारे पॉइंट लिखवाऊंगा। पहले आयरन का फॉर्मूला क्या होता है? Fe होता है, ठीक है। और जंग लगने के बाद ये फॉर्मूला ऐसे हो गया। तो इसमें चीजें ऐड हो रही है ना बेटा, ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा है, ठीक है ना। तो चीजें ऐड हो रही है, तो हम बोलेंगे जब भी रस्टिंग होती है तो वेट बढ़ता है, ठीक है ना। घटता नहीं, बढ़ता है, ठीक है ना। फीलिंग्स तो आती है घटने की, तो जहां फीलिंग आती है वहीं आपके लिए दिक्कत है। तो क्या होता है? ये बढ़ता है, ठीक है। अब मुझे ये बात बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है या रिडक्शन प्रोसेस होता है? मैक्सिमम टीचर्स भी गलती करते हैं इस टॉपिक में, ठीक है ना। हाँ, ऑक्सीडेशन होता है, मूर्ख हो, ये दोनों होता है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन ये दोनों होता है। और जहां ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों होता है उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, इस आयरन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है बेटा, आयरन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण भी बोलते हैं और उपचयन भी। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। वहीं अगर आप बात करो, इस ऑक्सीजन के अंदर मेटल जुड़ रहा है, दोनों ही काम हो रहे हैं ना। आप बोल सकते हो इसके अंदर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसके अंदर क्या जुड़ रहा है? आयरन जुड़ रहा है। तो एडिशन ऑफ मेटल होता है बेटा रिडक्शन। जब भी मेटल जुड़ता है तो वो होता है रिडक्शन, उपचयन, सॉरी अपचयन। तो यहाँ पर दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इसलिए क्या है? ये रिडॉक्स। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा प्रोसेस है, तो आपका क्या आंसर होगा? रिडॉक्स प्रोसेस होगा। क्या होगा आंसर? रिडॉक्स। अब अगर रिडॉक्स ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या लगाओगे? फिर हमें पता है आयरन पर ऑक्सीडेशन होता है, तो हम क्या लगाएंगे? ऑक्सीडेशन। अब देखो डेफिनेशन बता रहा हूँ, दो टाइप के चेंज होते हैं, एक होते हैं फिजिकल चेंज, एक होते हैं केमिकल चेंज। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, एक होते हैं रासायनिक परिवर्तन। पहचानने का सिंपल सा तरीका है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है, अगर आप उसको रिवर्स कर सकते हो, जैसे पानी को आपने फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गई, बर्फ को बाहर रख दो फिर से पानी बन जाएगा, तो प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। हाँ, जहां ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन होगा, ठीक है, क्लियर है। तो जो प्रोसेस रिवर्स हो सकता हो वो होगा फिजिकल चेंज। वहीं अगर दूध से दही बना दी, तो क्या दही से दूध बन जाएगा? नहीं बनेगा, तो वो हो गया इरिवर्सिबल। तो जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो होते हैं आपके केमिकल चेंज। अब मुझे एक बात बताओ, रस्टिंग ऑफ आयरन कैसा चेंज होगा? फिजिकल चेंज होगा या केमिकल? एक बार लोहे पर जंग लग गया तो क्या आप उससे दोबारा लोहा निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते, यानी कि हम इस प्रोसेस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। क्या होगा ये? केमिकल चेंज, ठीक है। चलिए लिखिए इतनी कहानी। इसमें भार बढ़ता है, इसमें भार बढ़ता है, इसमें भार बढ़ता है, इसमें भार बढ़ता है। अगला पॉइंट लिखोगे, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। इसमें धातु का ऑक्सीकरण होता है, 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 इसमें धातु का ऑक्सीकरण होता है। नेक्स्ट लिखोगे, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यह एक
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो केमिकल चेंज ब्रैकेट में लिख लोगे, ये होते हैं इरिवर्सिबल। रासायनिक परिवर्तन के ब्रैकेट में लिख लोगे अनुत्क्रमणीय। अब हम रस्टिंग को कैसे रोक सकते हैं, आपको पता होगा, ऑयल का यूज करके, पेंट का यूज करके, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे। ठीक है ना, हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, वो सबको पता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड मेथड होता है वो होता है गैल्वेनाइजेशन। इसका जो स्टैंडर्ड मेथड होगा वो क्या होता है आपका, गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन। तो गैल्वेनाइजेशन में हम क्या करते हैं बेटा, देखिए ये हमारा आयरन है Fe, इसके ऊपर हम कोटिंग करते हैं। तो ये जो कोटिंग होती है ये किसकी होती है, जिंक की कोटिंग करते हैं। किसकी कोटिंग करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं, जस्ता। तो अब क्या होगा, जिंक की कोटिंग करने से अब जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में क्या आएगा, नमी के संपर्क में क्या आएगा, ये आपका जिंक आएगा, आयरन तो आएगा नहीं। तो इस तरीके से हम आयरन को बचा लेते हैं। हाँ जी निक्की जी, काफी है। तो लिखोगे इसमें लोहे पर, इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। बेटा हिंदी में बोल रहा हूँ राज, आप लिख लीजिए, आपको हिंदी समझ में आती है तो मैं जो बोल रहा हूँ वो समझ में आता होगा। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसमें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए। अब वो कौन सा मेटल है बेटा जिस पर जंग नहीं लगता, मेटल बहुत सारे हैं, लेकिन आपके पेपर में जो ऑप्शन में आएगा उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। देखिए एल्यूमिनियम जो होता है ना, जैसे ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो ये Al2O3 बना लेता है। अब बहुत बढ़िया बात बताने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना। ये था एल्यूमिनियम, जैसे ये मॉइस्चर कांटेक्ट में आया, इसके ऊपर ये किसकी लेयर आ गई, Al2O3 की लेयर आ गई। किसकी लेयर आ गई, Al2O3 की। अब ये लेयर मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी। ठीक है, और आयरन के केस में भी तो ऐसा ही कुछ हो रहा था बेटा। एक बात बताओ, आयरन जो था, आयरन पर जब रस्टिंग होती थी तो ये जो लेयर थी ये होती थी Fe2O3 डॉट XH2O की। तो हम कहते थे आयरन पर तो रस्टिंग हो रही है, और हम यहां पर कह रहे हैं एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं हो रहा। ठीक है, बताइए, यहां भी कोटिंग बन रही है, यहां भी कोटिंग बन रही है, यहां हम इसको बोल रहे हैं रस्ट, और यहां पर बोल रहे हैं कि इसका संक्षारण नहीं होगा, इस पर कोई जंग नहीं लगेगा। देखो इसका रीजन क्या है बेटा, ये जो कोटिंग होती है ना ये थिन होती है, पतली होती है, और ये जो कोटिंग होती है ये थिक होती है, मोटी होती है। थिन होने से क्या होगा, जो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो बार बार आयरन के अंदर जाता रहेगा, वो इसके अंदर जाता रहेगा, और थिक होने की वजह से ये जो मॉइस्चर है बेटा ये अंदर नहीं जा पाएगा। तो एल्यूमिनियम के केस में क्या होता है, एक बार तो कोरोजन होगा स्टार्टिंग में उसके सरफेस पर, लेकिन सरफेस पर कोरोजन होने के बाद वो अंदर वाले एल्यूमिनियम का कोरोजन नहीं होने देगा, अंदर वाले एल्यूमिनियम का कोरोजन
नहीं होने देगा। तो इसलिए हम कहते हैं कई बार कोरोजन होना, संक्षारण होना, जंग लगना हमारे लिए हेल्पफुल होता है। क्यों होता है हेल्पफुल? क्योंकि उससे हमारा बाकी मेटल बच जाता है। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, अंदर तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो लिखोगे एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनने के कारण एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनने के कारण एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता। एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता। एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता। एल्यूमिनियम पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत बनने के कारण एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता। एल्यूमिनियम का संक्षारण नहीं होता। ठीक है। एक ऐसा मेटल होता है बेटा जिसका जो कोरोजन होता है, जिसका जो संक्षारण होता है वो हरे रंग का होता है। तो वो कौन सा मेटल होता है? कॉपर। तो कॉपर पर जब संक्षारण होगा, उसका कोरोजन होगा, तो किस कलर, कैसा कलर आएगा? हरा रंग आ जाएगा। तो लिखोगे नेक्स्ट, तांबे पर हरे रंग का संक्षारण होता है। तांबे पर हरे रंग का संक्षारण होता है। तांबे पर हरे रंग का संक्षारण होता है। और ये जो हरा रंग होता है, ये किसका होता है? ये होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब जो सिल्वर होती है, चांदी काली पड़ जाती है ना बेटा, चांदी काली पड़ जाती है, ठीक है ना। तो चांदी काली कब पड़ती है? जब वो हाइड्रोजन सल्फाइड के कांटेक्ट में आती है, ठीक है ना। तो लिखोगे सिल्वर बिकम्स ब्लैक जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है। जब चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आती है तो वह काली पड़ जाती है। ठीक है। तो जैसे ये चांदी है, हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में आएगी तो ये बना लेगी यहां से Ag2S और हाइड्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा। तो वो जो कालापन होता है वो सिल्वर सल्फाइड का होता है। ये होता है आपका सिल्वर सल्फाइड। ठीक है। तो चांदी काली पड़ने का रीजन ये होता है। नोट कीजिए जल्दी। हाँ, H2SC तो है हाइड्रोजन सल्फाइड। नोट करके डन लिखिए। ठीक है, चलिए अब हेडिंग डालिए बेटा, स्टील, इस्पात। स्टील, इस्पात। देखो स्टील जो होता है, स्टील के अंदर हमेशा आपको दो चीजें जरूर मिलेंगी, एक आयरन और एक कार्बन। कोई भी स्टील हो, ये दोनों जरूर मिलेंगे। अब कार्बन का जो परसेंटेज होता है इसके अंदर वो होता है 0.10 से 1.5% होता है। इस कार्बन का काम क्या होता है? ये स्टील को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, कठोरता प्रदान करता है। नोट नहीं किया है? जल्दी कीजिए।
ठीक है, चलिए। तो कार्बन का काम होता है कठोरता प्रदान करता है, लिखोगे यह है कठोरता प्रदान करता है, इट प्रोवाइड हार्डनेस, यह है कठोरता प्रदान करता है, इट प्रोवाइड हार्डनेस, यह कठोरता प्रदान करता है। अब स्टील कितने प्रकार की होती है? 3 तरीके की होती है। एक होती है सॉफ्ट स्टील, मृदु इस्पात, सॉफ्ट स्टील, मृदु इस्पात। दूसरी होती है माइल्ड स्टील, नरम इस्पात। और तीसरी होती है हार्ड स्टील, कठोर इस्पात। तो स्टील को जो डिफाइन किया जाता है बेटा वो कार्बन की परसेंटेज के बेसिस पर होता है। सॉफ्ट स्टील वो होती है जिसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो 0.25 से 0.30 होता है। जिस स्टील में इतना परसेंटेज होगा उसको बोलेंगे हम सॉफ्ट स्टील, और जिसमें 0.30 से 0.70 होगा वो होगा माइल्ड स्टील, और जिसमें 0.70 से 1.5 होगा वो होगा आपका हार्ड स्टील। ठीक है, अब मुझे बताइए सबसे बढ़िया स्टील कौन सी है? सबसे बढ़िया स्टील कौन सी है? सारी ही स्टील बढ़िया है बेटा। पहले आपको ये पूछना चाहिए सर किस बेस पर आप पूछ रहे हो कौन सी स्टील अच्छी है कौन सी खराब है। तो सुनिए, कोई अगर आपको पता लगाना स्टील अच्छी है या खराब है तो उसका हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कोरोजन, या सिंपली जंग लगना। जिस स्टील पर जंग नहीं लगेगा उसको हम बोलते हैं सबसे बढ़िया स्टील, उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे बढ़िया स्टील बोलते हैं। ठीक है ना। तो जंग के मामले में ये तीनों खराब है, तीनों पर जंग लगता है। ठीक है, तो किस स्टील पर जंग नहीं लगता? वो है आपकी स्टेनलेस स्टील। तो जो स्टेनलेस स्टील होती है, स्टेनलेस इस्पात, अब इसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो स्टेनलेस स्टील, मैंने कहा स्टील होगा जब भी आयरन और कार्बन तो फिक्स है, और इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? क्रोमियम होता है, निकेल होता है, और मैग्नीज होता है। ठीक है, बेटा 0.25 ही आएगा, 25% नहीं आएगा। नोट कर चुके हो तो डन लिखिए जल्दी। अब हम एलओई स्टार्ट करते हैं। बेटा रंजीत तुम्हें कम लग रहा है, तुम इंजीनियर थोड़ी हो। हेडिंग डालिए बेटा एलओएस। मिश्र धातु। एलओए क्या होता है बेटा? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है एलओए? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, समांगी मिश्रण होता है। अब ये किसका होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा? इसमें दो या दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, ठीक है, या मेटल प्लस नॉन मेटल हो सकते हैं। ठीक है ना, और भी मेटल भी हो सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है ये। क्या होगा? एलओए एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसमें दो या दो से ज्यादा मेटल हो सकते हैं, या दो या दो से ज्यादा मेटल के साथ एक नॉन मेटल हो सकता है। ठीक है, तो लिखोगे यह धातु प्लस धातु, धातु बीच में प्लस का साइन लगा के फिर धातु, यह धातु प्लस धातु
यह धातु प्लस धातु या धातु प्लस अधातु का समांगी मिश्रण होता है। यह धातु प्लस धातु यह धातु प्लस धातु या धातु प्लस अधातु का समांगी मिश्रण होता है। यह धातु प्लस धातु या धातु प्लस अधातु का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है। तो अब जो सबसे पहला एलॉय आता है, सबसे फर्स्ट एलॉय है शोल्डर। इसी जो एलिमेंट शोल्डर के अंदर यूज होते हैं वही एलिमेंट आपके फ्यूज वायर के अंदर यूज होते हैं। फिजिक्स में पढ़ोगे आप फ्यूज वायर। तो शोल्डर वायर देखा होगा आप लोगों ने। शोल्डर का यूज कहां पर करते हैं? टाका लगाने में, भिड़ाने में नहीं। कहाँ यूज करते हैं? टाका लगाने में, भिड़ाने में नहीं। देखो, अगर आपने कभी भी पुराने टाइम पर टेलीविजन सेट्स को ठीक होते हुए देखा हो तो होता क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है ना, जिसको हम प्लग में लगाते हैं, सॉरी, प्लग में लगाते हैं। तो प्लग में लगाने के बाद उसके ऊपर एक वायर को लाते हैं हम, वो वायर मेल्ट हो जाता है और फिर हम उसे ज्वाइंट्स लगाते हैं, टाके लगाते हैं। तो वो जो वायर होता है वो शोल्डर वायर होता है। तो ये जो शोल्डर वायर होता है इसके अंदर क्या होता है? टिन प्लस लेड, टिन प्लस लेड। ठीक है। तो इसको याद करने का एक तरीका मैंने बनाया है। टीना शोल्डर पर लीड लगाती है, ये लाइन तो याद रह जाएगी। तो इस लाइन के याद रहने से आपको चीजें याद हो जाएंगी। देखिए, अच्छा, शोल्डर, शोल्डर पर क्या होता था? लीड लगाती थी। ये कौन? टीना। बस आ गई। शोल्डर एलॉय का नाम, मेटल का नाम टीना से टिन, लेड से लेड। दूसरा आता है बेटा ब्रॉन्ज, कांसा। ब्रॉन्ज, कांसा। अब ब्रॉन्ज जो होता है इसका यूज हम बेटा घंटियां बनाने में भी करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हम बेल मेटल। क्या बोलते हैं? बेल मेटल। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको? टिन प्लस कॉपर। किससे बनता है ये? टिन प्लस कॉपर से। अब देखो, इसके लिए जो लाइन है वो है टीना को ब्रॉन्ज मेडल मिला, टीना को ब्रॉन्ज मेडल मिला। किस बात के लिए? कॉपी बनाने के लिए। क्या करने के लिए? कॉपी बनाने के लिए। टीना एक लड़की है, लड़कियों की हैंडराइटिंग साफ होती है। तो टीना की हैंडराइटिंग इतनी साफ थी कि उसने जो कॉपी बनाई वो सबको पसंद आई, इसलिए उसको ब्रॉन्ज मेडल दे दिया स्कूल में। ठीक है ना। तो टीना से टिन, ब्रॉन्ज से ब्रॉन्ज, कॉपी से कॉपर। ठीक है। नोट कर चुके तो डन लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, टीना का कमाल नंबर तीसरा देखिए, टाइप मेटल्स। मुद्रण धातु। टाइप मेटल्स, मुद्रण धातु। तो ये जो टाइप मेटल्स होती है किसकी बनी होती है? देखिए, टिन प्लस एंटीमोनी प्लस लेड। तो इसके लिए क्या लाइन लिखोगे? टीना ने आंटी जी के लिए, टीना ने आंटी जी के लिए टाइप मेटल से लीड बनाई। टीना ने
आंटी जी के लिए टाइप मेटल से लीड बनाई, तो सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आंटी से क्या आ जाएगा, एंटीमोनी, टीना से टिन, टाइप मेटल से एलॉय का नाम, और लीड से लेड। ठीक है। सिंबल बेटा पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी नहीं, पीरियोडिक टेबल में सब लिखवा रखा है। मैंने आपको होमवर्क दिया था पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट का सिंबल जो आपके काम का है, एटॉमिक नंबर सब बता रखा है। आपको होमवर्क दिया था ना, पिछली बार भी दिया था। होमवर्क तो आप करते नहीं, तो जब तक जो टीचर आपको कह रहा है अगर आप उसकी रेगुलर बातों को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा, फिर आपको दिक्कत आएगी। देखो अपना दिमाग मत लगाओ, हम सेलेक्टेड है, ठीक है ना, सिलेक्शन कैसे लेना हमें पता है, ठीक है ना, हम तो आपको बस रास्ता दिखा सकते हैं। अब आप या तो अपने मन की कर लीजिए या हमारी मान लीजिए। पहले अपने मन की कर लीजिए, जब आप हार थक जाओ फिर हमारे मन की कर लेना। ठीक है, फिर देख लेना कौन सा ज्यादा बेनिफिट देता है। अब देखो ये जो टाइप मेटल्स है बेटा, इनकी जरूरत क्यों पड़ी, सुनिए। नाम से ही पता चल रहा है, टाइप मेटल्स मुद्रण धातु। एंटीमोनी का सिंबल होता है बेटा एस बी, खुद से आपको कुछ मेहनत नहीं करनी। एंटीमोनी का सिंबल होता है एस बी, टिन का सिंबल होता है एस एन, और लेड का होता है पीबी। सारे पीरियोडिक टेबल में मैंने आपको बोल रखे पीरियोडिक। हाँ दोनों क्लास लेनी है बेटा, दोनों क्लास लेनी है। 3 आवर बची यहाँ, तो कैसे भी करके उसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। और मैं आपके लिए इतना बढ़िया कोर्स लेके आया हूँ, आप देखना फिजिक्स पढ़ के अपने गुरु जी से कितना मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। फिजिक्स में भी मजा आएगा, बायोलॉजी में भी मजा आएगा, केमिस्ट्री में तो आता ही होगा, और भी मजा आएगा केमिस्ट्री में भी। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा। चलिए, तो देखो नाम से ही पता चल रहा है मुद्रण धातु का यूज कहाँ करेंगे हम, क्या क्या यूज होगा इसका, मुद्रा छापने में, यानी बेसिकली प्रिंटिंग में। तो देखो होता क्या है, आपने मूवीज में भी देखा होगा कि जब हम मुद्रा छापते हैं उसके लिए मेटेलिक प्लेट्स होती हैं, डॉन 2 देखी होगी है ना, मेटेलिक प्लेट्स होती है, या पुराने टाइम पर अमिताभ बच्चन की डॉन देखी होगी। तो होता क्या है, मान लीजिए ये मेटेलिक प्लेट है जिसका हम यूज प्रिंटिंग में करते हैं। तो जिस मेटेलिक प्लेट का आप यूज करोगे प्रिंटिंग में, उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर ए प्रिंट है, ठीक है। चलिए, तो सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है, कोई बात नहीं, प्रिंटिंग बढ़िया हो रही है। लेकिन जैसे ही गर्मियां आएंगी, गर्मियों में क्या होगा बेटा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, मेटल में क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, विस्तार होता है। तो अगर इसमें एक्सपेंशन होगा, इसमें विस्तार होगा, तो ये जो लेटर है बेटा इसमें भी एक्सपेंशन होगा, ये जो लेटर है इसमें भी एक्सपेंशन होगा। और अगर इसमें एक्सपेंशन हो गया तो प्रिंटिंग में क्या आएगी, एरर आएगी। प्रिंटिंग में क्या आएगी, एरर आएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बनाई गई थी टाइप मेटल्स। टाइप मेटल्स वो मेटल होती है बेटा जिन पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मीन्स वो टेम्परेचर बढ़ाने से इनमें कोई एक्सपेंशन नहीं होगा। ठीक है, तो लिखोगे गर्म करने पर, गर्म करने पर इनमें विस्तार नहीं होता, गर्म करने पर इनमें विस्तार नहीं होता, गर्म करने पर इनमें विस्तार नहीं होता, गर्म करने पर इनमें विस्तार नहीं होता। देखोगे इनका प्रयोग, इनका प्रयोग छपाई में किया जाता है, 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 इनका प्रयोग छपाई में किया जाता है। नेक्स्ट आता है निक्रोम। तो निक्रोम एक मिश्र धातु होती है बेटा, निकल प्लस क्रोमियम की। निक्रोम क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, निकल प्लस क्रोमियम की। ठीक है, निक्रोम का यूज करते हैं हम हीटिंग एलिमेंट बनाने में, क्योंकि इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग गर्म तत्व बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग गर्म तत्व बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग गर्म तत्व बनाने में किया जाता है, इसका प्रयोग गर्म तत्व बनाने में किया जाता है,
बेटा ऐसे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो हो जाएगा, ऐसा थोड़ी नॉर्मली बात हो रही है। जैसे हीटिंग एलिमेंट किस में होता है बेटा, हीटिंग एलिमेंट बेसिकली पहले वो गर्म होगा उसके बाद वो काम करना शुरू करेगा। जैसे हीटर की कॉइल होती है, पहले वो गर्म होगी उसके बाद वो काम करेगी। गीजर के अंदर एलिमेंट होता है, वो पहले वो गर्म होगा उसके बाद वो पानी को गर्म करेगा। प्रेस का जो बेस होता है, ठीक है ना, पहले वो गर्म होगा उसके बाद वो कपड़ों को गर्म करेगा, मतलब काम करेगा बेसिकली जो उसका काम है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया हीटर की कुंडली, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल। हीटर की कुंडली। और एमटीएस में तो आपको पता ही होगा, जीएस, जीएस का रोल है एमटीएस में तो। जीएस और शायद इंग्लिश जो मेरिट लगेगी वो इसके बेस पर लगेगी। दूसरा है इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस, और तीसरा है गीजर, विद्युत गीजर। ये प्रेस हो गई बेटा, ये गीजर हो गया, विद्युत गीजर हिंदी में लिखना है, नोट करके डन लिखिए। हाँ वैसे भी हर जगह आपका जीएस का खेल रहेगा। और जीएस में बेटा साइंस और पॉलिटी दो ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, अगर जो आपने ढंग से पढ़े हैं ना, अगर आपका कंटेंट बढ़िया है तो उसके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है ना, कभी कभार ये ऐसा होगा कि क्वेश्चन ना बने जो। पहले माइका का बनता था बेटा निशांत, पहले माइका का बनता था, अब निक्रोम। ठीक है, चलिए पांचवा देखिए, ब्रास पीतल। तो ब्रास जो होती है एक मिश्र धातु होती है, कॉपर प्लस जिंक। कॉपर प्लस जिंक। सिक्स्थ देखिए बेटा, एमलगम। सिक्स्थ आता है एमलगम। देखिए एमलगम वर्ड सुनते ही आपके माइंड में आना चाहिए मरकरी। एमलगम सुनते ही क्या आना चाहिए, मरकरी, पारा। ठीक है, एमलगम के अंदर एक मेटल फिक्स होता है, वो कौन सा है, मरकरी। दूसरा कोई भी मेटल हो सकता है। जैसे अगर आप बोलते हो जिंक अमलगम, तो क्या होगा उसके अंदर, जिंक प्लस मरकरी। सोडियम अमलगम, तो उसके अंदर क्या होगा, सोडियम प्लस मरकरी। ठीक है ना, तो अमेलगम बोलते ही मरकरी और जो भी मेटल दे रखा है वो आ जाएगा उसमें। ठीक है, अब मर जो आपको मरकरी जो होता है बेटा, इसको हम आयरन कंटेनर में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, आयरन कंटेनर में रखते हैं, लोहे के बर्तनों में रखते हैं। ठीक है ना, क्यों रखते हैं, क्योंकि मरकरी जो होता है बाकी सभी मेटल के साथ रिएक्ट करके अमेलगम बना लेता है, लेकिन वो आयरन के साथ अमेलगम नहीं बनाता है। परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं बेटा रंजीत, जितना बताया जा रहा हो सफिशिएंट लिखो। पारे को, पारे को लोहे के बर्तनों में रखा जाता है। पारे को लोहे के बर्तनों में रखा जाता है क्योंकि, क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता। छह लिखा है बेटा, पांचवा ये पढ़ाया तो है, ये देखा नहीं आपने निखिल, जगते रहो बेटा, सोना नहीं, पांचवा ये पढ़ा तो दिया। ठीक है, ब्रास पीतल कॉपर प्लस जिंक। सातवां देखिए,
जर्मन सिल्वर, ये होगा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। देखो इसको याद कैसे करना है, इसको याद करना बहुत आसान है। कॉपर से लिखा C, जिंक से लिखा Z और निकेल से लिखा N। तो ये क्या बन गया, कजन। क्या बन गया, कजन। सीजन मत पढ़ना। अब आपका कजन कहाँ रहता है, जर्मनी में रहता है, चाहे गांव में ही क्यों ना रहता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जर्मन सिल्वर मतलब जर्मनी। अच्छा, जर्मनी में कजन, कजन मतलब कॉपर जिंक निकेल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके नाम में सिल्वर है लेकिन इसका कंपोनेंट सिल्वर नहीं है। तो आपसे पूछा जाएगा किसमें चांदी नहीं होती, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। तो क्या आंसर दोगे, जर्मन सिल्वर। अब बोलोगे सर जब इसमें चांदी होती ही नहीं तो इसे जर्मन सिल्वर क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इसकी जो चमक होती है वो चांदी की तरह होती है। ठीक है, इसलिए इसका यूज करते हैं हम आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने में। तो लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट, इसमें चांदी नहीं होती, 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 इसमें चांदी नहीं होती। लिखोगे इसका प्रयोग कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग कृत्रिम आभूषण बनाने में किया जाता है। 8th देखिए, एल नीको। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, एल्यूमिनियम, निकिल, कोबाल्ट। इसका यूज करते बेटा हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में। वो फिजिक्स में आएगी आपकी परमानेंट मैग्नेट्स। इसका यूज करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में। स्थायी चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में, स्थायी चुंबक बनाने में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आता है बेटा ड्यूरा एल्यूमिन। इसमें क्या होता है आपका, एल्यूमिनियम होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज होगा और कॉपर होगा। और एक होता है आपका मैग्नीलियम। इसके नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम। आपने सुना होगा बेटा एरोप्लेन में कौन से मेटल का यूज करते हैं, एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। ठीक है ना, बेसिकली ये एलोइज का यूज होता है, एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम की एलोइज है, एलोइज ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु। ठीक है ना, इनका यूज होता है एरोप्लेन में। ये था हमारा चैप्टर, कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट पूछना तो पूछ लीजिए, और होमवर्क जो दिया जाता है उसको कवर कीजिए। मेटल नॉन मेटल के अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, मेटल नॉन मेटल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर बेटा 6 वीडियोज मिलेंगे मेटल नॉन मेटल की। आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मेटल नॉन मेटल पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। दूसरा,
अब फिजिक्स भी स्टार्ट हो गई है, बायोलॉजी भी, सब चल रहा है, ठीक है ना। तो आप ये मत जाना, पोस्टर पर मत जाना कि ये जो डी ट्रिपल एस बी टीजीटी साइंस का बैच है इसमें क्या हो रहा है। इसमें 10 तक की साइंस हो रही है बेटा, वो आपके काम की है, आपके काम की और डिटेल में हो रही है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे, जिन क्वेश्चनों में आप फंस रहे थे, जिन टॉपिक्स में डाउट थे, वो सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी इच्छा, अगर वो करना चाहो तो कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो अब आपको सारी फैसिलिटीज दी जा रही हैं। अब भी साइंस नहीं सीख पाओगे तो फिर कभी नहीं सीख पाओगे। कोई डाउट हो तो बताइए। बेटा आप कभी ये सवाल मत पूछा करो कितने दिन में सिलेबस खत्म होगा। जो पढ़ाया जाएगा अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अब अच्छे से पढ़ने के लिए टाइम लगता है, आपके पेपर से पहले हो जाएगा, बस इतना कह रहे हैं, पेपर से पहले करा दिया जाएगा। टंगस्टन में कौन सा मेटल होता है? मूर को टंगस्टन मेटल होता है। गन मेटल के अंदर क्या होगा बेटा, आपका जो ब्रोंज वाला होता है उसमें जैसे टिन प्लस कॉपर बता देता हूँ, जिसको गन मेटल लिखना, टिन प्लस कॉपर प्लस जिंक, ये होता है आपका ब्रोंज मेडल, सॉरी गन मेटल। छह अभी आगे भी आएंगी बेटा, अब शुरू कर रखा कभी पहले टाइम नहीं मिलता था, अब थोड़ा टाइम निकाल कर यूट्यूब पर काम करें। हाँ, यूट्यूब पे चल रहा है बेटा रणधीर। बेटा ये एलोइज होती है एल्यूमिनियम की, उसमें आलोक, पारे को एल्यूमिनियम में कैसे यूज करोगे? पारा लिक्विड होता है। हाँ, आज का क्लास हो गया है। नो वाला ड्यूरा एल्यूमिन, DURALUMIN। सर आपके लिस्ट क्लियर, क्रिस्टल क्लियर एंड टू द पॉइंट पढ़ाते हो, लव फ्रॉम नालंदा। लव यू टू बेटा। नॉन स्टिक एलॉयज का मतलब क्या हुआ? हाँ जी अभिजीत बेटा, यूट्यूब चैनल नेम ही नहीं पता? ये बड़ा सबसे, आपको लगता है गुरुजी वैसे ही बताते रहते हैं? मैं बेटा जितना चीज कंटेंट देता हूँ ना, आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और रेलिवेंट और सीक्वेंस में। अब मैंने स्टार्ट कर दिया काम करना, स्टार्टिंग से रिवाइज करा तो बेटा वो आप अपने आप कर लेना। शिवांगी, ये बच्चों का क्लास नहीं चल रहा, ठीक है ना। इतनी मेहनत से एक बार पढ़ाते हैं सबका अपना अपना तरीका, तो बेटा मैं नहीं कराता वो चीजें। रिवीजन बेटा क्वेश्चन से किया जाता है, रिवीजन हमेशा क्वेश्चन से होता है, ना कि थ्योरी से। हाँ सफिशिएंट रहेगी, ठीक है। तो आज अपनी फिजिक्स की क्लास भी देखना अपने गुरुजी की कैसी पढ़ाते हैं, और कमेंट भी करना, ठीक है। पहली स्लाइड दिखा देता हूँ बेटा, जो लेट आए थे उनके लिए। ये था पहला स्लाइड। भैया जी अब ये तो बचपन से जब लिखना स्टार्ट किया था बेटा तब से ही है। मैं बेटा पंकज वैसे तो मैं हरियाणा में, लेकिन मैं हरियाणा में रोहतक साइड से, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। अरे मैं करवा रहा हूँ, लूसेंट वूसेंट के चक्कर में कहाँ पड़ रहे हो बेटा? जो हम करा रहे हैं वो रेलिवेंट कंटेंट होता है, वो डाटा कीजिए। ये जो कराया आपका जीडी वीडी सब कवर हो जाएगा। लूसेंट ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बेटा, आपका 11 12 का लेवल भी होता है, दिक्कत ये वहां पर फंस जाओगे आप। तो हमेशा जब पढ़ाई करो तो एक रेलिवेंट कंटेंट के साथ करो, तो वो ज्यादा बेटर है। इससे बड़ा तो प्रीवियस ईयर कर लीजिए, सब होता है बेटा राजू। ओके करण देव, यूज होता ही नहीं बेटा, कान से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, ब्लैक फॉस्फोरस से कोई यूज नहीं होता। मैंने कहा था बच्चा कोई ना कोई जरूर पूछेगा, देखा कोई यूज जब तक स्टार्टिंग नहीं होती बेटा, मैं कहाँ से पढ़ाऊँ? मैं क्या घर में यूज करूंगा? जिसको नहीं मिल रहा हो मेरे मेरे नंबर पर मैसेज कर देना, वीडियोज में जाकर देखोगे सब मिल जाएगा। मैराथन प्लेलिस्ट में, शायद मैराथन में मिलेगी आपको। चलिए ठीक है, हाँ कर सकते हो बेटा सूरज।
बिल्कुल कर सकते हो। प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पंकज जी, एक बार पेपर दिखा देना आप। तो अभिजीत आपका कुछ नहीं हो सकता। हाँ, सफिशिएंट है रणधीर। बेटा सीजीएल में 10th तक की आते हैं, लेकिन कभी 11 12th के भी टॉपिक आते हैं। मतलब वो फिक्स नहीं होता, कभी उठाकर कुछ भी पूछ लेता है। क्लास 12th का भी पूछा उसने, 11th के भी पूछे हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं बता भेज दूंगा आपको, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। क्या बेटा मुरारी, आप यहीं तक फंसे हो अभी तक। इंस्टाग्राम आईडी पता है? अगर देखो किसी को नाम मिले तो ये मैं बता देता हूँ, इंस्टाग्राम है, फॉलो कर लो, मैसेज कर देना। इस पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। कोई डाउट वगैरह है इस पे, कुछ पूछना हो तो इस पे पूछ लेना। बेस्ट बुक बेटा प्रैक्टिस के लिए भी आने वाली है, मार्केट में अभी आई नहीं है, कोई भी बढ़िया बुक अभी आई नहीं है, यहाँ पे गुरु जी की आएगी। दीवा जी बस कूल रहना ही ठीक है। मतलब गुस्से गुस्से में रहने से क्या फर्क पड़ता है, जीवन में जो चल रहा हो तो सब चलेगा ही चलेगा, अपना खुश रहो। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।